नमस्कार दोस्तों, मैं हरजोत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपनी लेक्चर सीरीज जिसमें हम अर्ली हड़प्पन फेज को डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कालीबंगन, कुनाल, बानावाली, राखीगढ़ी, बेहराना, चोलिस्तान और गुजरात जैसे हिस्सों में, इलाकों में कैसे जो अर्ली जो रूरल इकोनॉमी है वो कैसे एक अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ गई। तो उससे कैसे बड़ी सभ्यता, एक एक मेच्योर हड़प्पन फेज पैदा हुआ। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो अर्ली जो हड़प्पन कल्चर है उसकी एक्सपेंशन की अगर बात करें तो जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है वो इंडस वैली से भी आगे के इलाकों में फैला हुआ था, जिसमें सबसे पहले हम बात करें घग्गर, हकरा बेसन, ठीक है, हरियाणा के इलाके, पंजाब के इलाके, राजस्थान के इलाके, चोलिस्तान जो पाकिस्तानी पंजाब है और उसके जो सदर्न साइड है, उन इलाकों को चोलिस्तान के इलाके भी कहा जाता है। उसी तरह गुजरात को। इन इन इलाकों को अगर हम स्टडी करें तो जो हमें अर्ली हड़प्पन कल्चर मिलता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली तो सिग्निफिकेंस ये है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर अमर्ज होता है इन इलाकों से। स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट डेवलप्ड हमें मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंबल्स दिखने लगते हैं, ट्रेड नेटवर्क एक्सपैंड कैसे हुआ हमको उसके जो सबूत मिलते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कॉम्प्लेक्स बन गई, लोकल जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू रहे, साथ में जो एक एक कल्चरल आइडेंटिटी है इन सभी इलाकों की वो दिखने लगती है, वो कैसे धीरे धीरे बनती जा रही थी। इन्हीं डेवलपमेंट्स ने जो है वो लेटर ऑन मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। इस तरह से इस जो अर्ली जो हड़प्पन फेज है उसकी महत्ता है। सो अगर हम अर्ली हड़प्पन फेज की जो साइट्स हैं, जो उनकी अगर अब जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम करें तो कालीबंगन बहुत महत्वपूर्ण है जो राजस्थान के इलाके में है। उसी तरह हरियाणा में से बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी साइट्स हमें मिलती हैं, जैसे कुनाल, बानावाली, राखीगढ़ी, बेहराना। उसी तरह चोलिस्तान का मैंने बताया भी, वो पाकिस्तान के इलाके में जो हकरा रिवर के साइड्स में पड़ते इलाकों को हम जलवाली, गामनवाला साइट्स बहुत महत्वपूर्ण है चोलिस्तान के इलाके में। उसी तरह गुजरात में पादरी, कुदसी, धोलवारा। ये जो अलग अलग इलाके हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ऐसा व्याख्यान करते हैं कि रीजनल डिवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी विद इन जो अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं उनमें। सो इनमें आपस में इंटरेक्शन भी बहुत थी। अगर हम रीजन वन की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे चोलिस्तान को इस लेक्चर में। अर्ली हड़प्पन जो डेवलपमेंट है और हकरा रिवर की जो साइड में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको हम चोलिस्तान का इलाका कहते हैं। चोलिस्तान रीजन में सबसे पहले तो जो एंशियंट जो हकरा रिवर है उसकी जो साइड्स में लोकेटेड साइट्स हैं उनको हम चोलिस्तान का इलाका कहते हैं। अर्ली जो हकरा जो साइड से जो हमें बर्तन मिलते हैं वो हमें ये शो करते हैं कि ये सेमी नोमैडिक है। सेमी नोमैडिक का मतलब है कि अभी तक पूरी तरह से ना पूरा सेटलमेंट हुआ है एग्रीकल्चर के से, और ना ही पूरी तरह ट्राइबल सोसाइटी रही है। उसके बीच में जो एक पीरियड होता है ना, वैसी जिंदगी थी उन लोगों की जो हम चोलिस्तान के इलाकों में देख सकते हैं अर्ली हड़प्पन फेज में। अर्ली हड़प्पन फेज का मतलब है 3200 BC के आसपास का जो समय है उसकी बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन फेज दो बड़े बहुत बड़े मेजर चेंजेस हुए। उनमें सबसे मेजर चेंज है परमानेंट सेटलमेंट इंक्रीज हुई है। परमानेंट मतलब एक जगह पर रहकर, एक स्थान पर रहकर खेती बाड़ी करना या अन्य काम काम करना। उसी तरह टेम्परेरी जो कैंप से नेचुरली बात है, अगर अगर आप ने 6 महीने में जगह नहीं बदलनी है, स्थान नहीं बदलना है, तो आप एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ते हैं। उससे एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता है और क्राफ्ट की प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ती है। सो इन सब के लिए हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं इस सारी बात के लिए, ठीक है, वो हमें मिलते हैं जो वहां से हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ किल्स जो मिली हैं। उसी तरह से हमें जो पोर्ट्री जो बर्तन के पैदावार में जो ग्रोथ मिली है। उसी तरह स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट का मतलब है कि वो वो चीजें बनाना जो सिर्फ
कोई एक स्पेशलाइज्ड एक विशेषज्ञ ही बना सकता है। उसी तरह एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें उसके सबूत मिलते हैं, और इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन वो क्राफ्ट से ही आ जाती है। अभी इकोनॉमिक जो स्पेशलाइजेशन के हमें सबूत मिलते हैं, सेटलमेंट जो है वो एक जगह पर हो गई है, उसमें एक स्टेबिलिटी आ गई। अब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना लगातार वो कम हो गया है। सो चोलिस्तान की सिग्निफिकेंस क्या है? चोलिस्तान की सिग्निफिकेंस ये है भी, उसमें सबसे बड़ी जो की ऑब्जर्वेशन है भी वो एक एक पेस्टोरियल से एक अर्बन ट्रांजिशन की तरफ जो एक सिविलाइजेशन जैसे जाती है, उसका एक बड़ा एक एग्जाम्पल है भी। वो पशु चराने से लेकर एक सेटल एग्रीकल्चर की तरफ, और सेटल एग्रीकल्चर से जैसे अर्बनाइजेशन होती है, उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है। और मेजर सेटलमेंट हैं जलवाली गमनवाला, ठीक है, जैसे मैंने वो पहली स्लाइड में बताया है। उसी तरह ये चोलिस्तान है जो वो एक पेस्टोरल लाइफ से सेटल एग्रीकल्चर की एक ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टेबल विलेज कम्युनिटीज, एक विलेज का जो एक गांव का जो भाईचारा है, उसमें कैसे एक इमरजेंस होती है, कैसे वो बनता है, उसकी एक हमें उदाहरणें मिलती हैं। सो एक इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन, और फ्यूचर में जो एक शहरीकरण होना है, उसकी बुनियाद के सबूत मिलते हैं हमें चोलिस्तान के इलाके से। उसी तरह हमें सेटलमेंट स्टेबिलिटी मिलती है, जो एक सामाजिक और आर्थिक बनतर में जो अहम योगदान देती है। तो उसके बाद हम दूसरे रीजन को डिस्कस करेंगे, वो है कालीबंगन, जो राजस्थान के इलाके में है। ये अप्रोक्स जो टाइम है वो 2900 BC से लेकर 2550 BC तक का जो टाइम है वो कवर होता है इस कालीबंगन में। सो कालीबंगन का अगर हम मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू दूं, तो वो ये घग्गर रिवर के किनारे पर है, और अर्ली जो ऑक्यूपेशन है वो ही मैं आपको बताया है भी, जैसे वो 2900 BC से लेकर 2550 BC के आसपास जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं। सो इस कालीबंगन का जो एरिया है वो नियरली 4 हेक्टर्स में फैला हुआ है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो हमें मड से, जो मिट्टी से बनी हुई ईंटों से एक फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी के सबूत हमें मिलते हैं। सो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है अर्ली हड़प्पन टाउन प्लानिंग की। सो इस कालीबंगन से हमें दो बड़े जो माउंट्स मिलते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो किला होता था वो पश्चिमी दिशा में होता था, और जो लोअर टाउन होता था, जो जहां पर आम लोग रहते थे, वो ईस्टर्न साइड में होता था। सो जो कालीबंगन है, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वो इसकी खुदाई की है। किनके इनमें जो मेन नाम आते हैं, बीबी लाल और बीके ठापर हैं, जो जिन्होंने 60 के दशक में जो है वो इसकी खुदाई की थी। सो प्री हड़प्पन हड़प्पा सिविलाइजेशन के पहले का जो दौर है, उसके भी मतलब कि हमें सबूत मिलते हैं। जो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हड़प्पन से अर्ली हड़प्पन के तो हैं ही हैं, लेकिन प्री हड़प्पन पीरियड के भी हमें सबूत मिलते हैं ये कालीबंगन में। सो या इसका कहने का मतलब ये है कि जब एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, जब अभी अभी तक कोई अर्बनाइजेशन नहीं हुई थी, सो कोई सेटलमेंट प्रॉपर नहीं थी, उसके भी सबूत हमें मिलते हैं। सो ये हमें कंटिन्यूसली एक एक बेहतरीन एग्जांपल देती है, रिकॉर्ड देता है ये कालीबंगन का इलाका भी कैसे सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट हुई थी। सो ये अर्ली पीरियड की, अर्ली हड़प्पन पीरियड के एक एक से जुड़े हुए काफी मटेरियल हमें यहाँ से मिलता है। सो क्रिटिकल साइट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, सो बहुत महत्वपूर्ण है। सो अगर हम उसकी कालीबंगन की फोर्टिफिकेशन और प्लानिंग की बात करें, तो जो आर्कियोलॉजिकल हमें एविडेंस मिले हैं उस उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि मिट्टी की ईंटों से बनी हुई एक डिफेंसिव वॉल जो शहर के चारों तरफ होती थी। उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट हमें मिलती है, ठीक है। प्लान्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मिलती हैं, और जो फोर्टिफिकेशन वाली दीवारें हैं, उन उनकी जो थिकनेस है वो एक 1.9 मीटर तक है। उसी तरह हमें एविडेंस मिलते हैं ऑर्गेनाइज्ड लेबर के बड़ी तादाद पर, और ये देखने से ऐसे लगता है कि बहुत ही ध्यान से जो है ना वो जो ईंटों का काम किया गया है इस फोर्टिफिकेशन के लिए। सो इसका यही मतलब निकालते हैं हिस्टोरियंस भी, ये शो करता है कि लेबर को एक डायरेक्शन देकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ सारा काम किया गया है।
कम्युनिटी कोऑपरेशन नेचुरली बात है बहुत बड़े लेवल पर रहा होगा, और कलेक्टिव प्लानिंग और शेयर्ड पर्पस है, मतलब कि सभी एक प्लानिंग के तहत और एक मकसद के तहत, जो सबका एक एक कॉमन मकसद है उसके तहत काम कर रहे हैं। सो इससे हमें पता लगता है कि एक सोशल जो सामाजिक जो बनतर है वो इसमें एक काम कर रही होगी। और ये शो करता है कि सिक्योरिटी और प्रशासन मेनली जो होगा ना, वो कंसर्न होगा सभी का भी, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें अच्छा प्रशासन चाहिए, इसीलिए ये फोर्टिफिकेशन की गई है। सो इसके हम अगर किले की बात करें तो किला जो आम जो लोग रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है, उससे डिफरेंट है। सो ये हमें अर्ली अर्बनाइजेशन के साइन मिलते हैं। सो अगर हम इसके कालीबंगन में घरों की और डोमेस्टिक जो लाइफ है उसकी बात करें, तो हमें ये पता चलता है कि जो जो घर हैं वो मड और मिट्टी और मिट्टी की ईंटों से बने हुए होते थे। ऑर्गेनाइज्ड जो जो कोर्टयार्ड होते थे वो ओपन होते थे घर के सामने। ठीक है। और यहाँ से हमें हाथ जो हैं वो डोमेस्टिक जो चूल्हे हैं वो मिलते हैं। ठीक है। उसी तरह हमें जो लाइम प्लास्टर्ड स्टोरेज हैं वो मिलते हैं भी, जिसमें चीज़ों को स्टोर करने के लिए वो ज़मीन में गड्ढे बनाकर जो चीज़ों को रखा जाता था। उसी तरह हमें जो पीसने के लिए जो खान फूड को जो पीसने के लिए जो चीज़ों की जो पत्थरों की ज़रूरत होती है वो हमें मिलते हैं। सो हमें ये लगता है कि मल्टीपल रूम्स होते थे घरों में, लार्ज जो हाउसेस घर होते थे वो हमें मिलते हैं भी, घर काफ़ी बड़े होते थे। सो इसकी महत्ता यह है कि ये शो करती है कालीबंगन से मिले जो मटेरियल हमें भी डोमेस्टिक लाइफ जो है वो उसमें फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है, और स्टोरेज और फूड प्रिपरेशन की एक्टिविटीज जो होती थी वो रोज की लाइफ का एक केंद्रीय पॉइंट होता था। और प्लान्ड रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर ये शो करता था कि ये कोई रैंडम अपने आप हुई ग्रोथ नहीं थी, ये पूरी प्लान की गई ग्रोथ थी। और जो कोर्टयार्ड होते थे वो सोशल और फंक्शनल रोल्स प्ले करते थे। और ये शो करता है कि जो 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 हमें पिट्स मिलते हैं, भी फूड स्टोरेज बहुत ध्यान से की जाती थी, बड़ा उसको बहुत महत्व महत्व दिया जाता था। सो आर्किटेक्चर शो करता है कि भी एक कंसिस्टेंसी थी, एक 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 लगातारता थी घरों को बनाने में। सो घरों को बनाने में अगर लगातारता है तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रिक्स, मतलब कि जो ईंटें मिली हैं उनका एक स्टैंडर्ड होता था, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता था कि ऐसी उसकी शेप होगी, ऐसी उसकी चौड़ाई होगी, ऐसी उसकी मोटाई होगी। सो ये शो करता है कि ये सभी जो 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 वहाँ के रहने वाले थे वो एक शेयर्ड प्रैक्टिस करते थे। सो जो ब्रिक्स हैं वो यूनिफॉर्म जो है ना वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं अक्रॉस द इंटायर सेटलमेंट। सो कंसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की गई होंगी, और टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और शेयर्ड बिल्डिंग नॉलेज और अर्ली साइंस ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी के हमें मिलते हैं भी, कैसे एक एक कल्चर जो है वो एक एक तरह का दिखाई देता है, उसके हमें अर्ली साइंस मिलते हैं। और कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्शन होती थी। सो स्टैंडर्डाइज्ड जो जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा था मैं, उसमें हम देख सकते हैं कि वो एक स्टैंडर्डाइज जो रेशो थी वो 1:2:4 की होती थी अर्ली हड़प्पन साइट्स में। सो ये ट्रेडिशन मेच्योर हड़प्पन पीरियड में भी कंटिन्यू रहा है, जो ब्रिक्स के ही स्टैंडर्डाइजेशन का था। सो कालीबंगन से हमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रिक्स के जो है एविडेंस मिलते हैं। उसी तरह हमें अगर बात करें जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तो वो रेड और पिंक कलर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके बर्तनों में होती थी, उनको डेकोरेट किया जाता था काले रंग से। और कभी कभी हमें ओकेजनली कभी कभी जो थे वो वाइट पेंट के भी हमें डिज़ाइन देखने को मिलते थे। और व्हील के द्वारा जो होते हैं वो उनको जो बनाया जाता था वो देखने को मिलते थे। और काफ़ी आग में काफ़ी अच्छे से उनको बनाया गया है उसके सबूत मिलते थे। और हाई क्वालिटी का जो होता था ना वो उसको जो फिनिशिंग टच जिसे कहते हैं हम, उसको जो अंतिम जो जो उसको तैयार किया जाता उसमें हाई क्वालिटी की एक कंसिस्टेंसी एक लेवल देखने को मिलता था। सो उसमें जो डिज़ाइन किए जाते थे मोटिव्स वो फिश के, पशुओं के, प्लांट्स के, ज्योमेट्री के, पेड़ों के, और उसी तरह से सर्कल्स के,
और इसका ये महत्व ये है कि ये दिखाता है कि आर्ट आर्ट के बारे में कितना वो अवेयर थे, कल्चरल के सिंबल्स के बारे में कितने अवेयरनेस थे। और ये भी दिखाता है कि जो अर्ली हड़प्पन जो पोट्री है वो कैसे कनेक्ट थी और इलाकों में सी। और ये भी शो करती है कि क्राफ्ट में, इस तरह के क्राफ्ट को बनाने में, वस्तुओं को बनाने में कैसे एक स्पेशलाइजेशन थी। सो कालीबंगन को हम अदर साइट के साथ भी जो है वो लिंक कर सकते हैं। सो अगर हम इसकी पोट्री की जो जो पोट्री से जो साइन मिलते हैं उनको देखें तो वो जो है वो रिसेंबल करते हैं, वो सिमिलर उसी तरह से दिखते हैं जैसे लेटर ऑन हड़प्पन सिंबल्स दिखेंगे। और मार्क्स जो हैं वो आपको दिखेंगे उनके ऊपर, जो पहले के और बाद में जो जब बर्तन को फायर पर रखकर बनाया जाता है। सो इसमें हमें जो है वो अलग अलग जो है बर्तन जो खाने के हैं वो तैयार किए जाते थे, उन वो मिले हैं। और ये एक सिस्टम, जो सिंबल्स दिखते हैं वो एक सिस्टम के तहत दिखते हैं, वो रैंडमली ऐसे नहीं है भी किसी के भी मन में आया और उसने बना दिया। सो मल्टीपल जो अलग अलग सिंबल्स हैं वो एक साथ कई बार दिखाई देते हैं इन सारी मिट्टी के बर्तनों के अंदर। सो ये शो करता है कि जो सिंबॉलिक जो साइंस की जो कम्युनिकेशन है वो धीरे धीरे जो है डेवलप हो रहा है। अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रैक्टिसेस जो हैं वो रिकॉर्ड करने की वो अमर्ज हो रही हैं। पॉसिबली ये भी माना जाता है कि शायद यही साइन आगे जाकर हड़प्पन स्क्रिप्ट में एक एक अहम योगदान डालते हैं। सो हमें ये भी पता लगता है कि कैसे अर्ली प्री अर्बन इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट हो रही है इन इलाकों में। सो ये इससे हमें ये भी पता लगता है कि कैसे मतलब कि लोगों में जो है वो साक्षरता लिटरेसी के बारे में जो है ना वो समझ रखने लगते हैं अर्ली हड़प्पन जो कम्युनिटीज हैं। सो ये एक प्री डेट्स फुली डेवलप्ड जो इंडस स्क्रिप्ट है कई सालों की, वो उसका शायद ये नमूना पेश करती है। सो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो कालीबंगा से मिलती है वो है भी वहां से हमें साइन मिलते हैं भी खेत को जो जोता गया है उसके। सो ये एक मतलब कि अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एग्जांपल है जो दुनिया में किसी खेत में हल चलाने के बाद हल के जो सबूत मिलते हैं भी इसमें हल की जो है यूजेज हुई है। सो एशियंट जो एक एग्रीकल्चर फील्ड है वो उस मिट्टी के नीचे कैसे एक जोता हुआ खेत जो है वो दबा हुआ है, इसके हमें एविडेंस मिलते हैं कालीबंगन से। सो ये डिफरेंट डिफरेंट जो डायरेक्शंस में जो जोतने के जो साइन है वो वहां से हमें मिलते हैं। और ये ऐसा पैटर्न है वो ये शो करता है कि तकरीबन दो क्रॉप्स की जो है कल्टीवेशन की जाती है। सो ये ये जो फेमस जो फील्ड है वो हमें साउथ ईस्ट दक्षिण और पूर्व दिशा में हमें ये मिलती है कालीबंगन में, जहां पर कालीबंगन की साइट है। सो ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत है कि ये सिस्टमेटिक जो प्लान्ड जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उसका सबूत है। कैसे एग्रीकल्चर सरप्लस जो वो अर्बनाइजेशन का एक बेसिस बनता है उसके सबूत हैं। हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि मल्टी क्रॉप कल्चर है, एडवांस्ड प्लानिंग है और क्रिस क्रॉस पैटर्न के तहत आज भी वहां पर राजस्थान के इलाके में जो है वो एग्रीकल्चर की जाती है। सो इसकी काफी महत्व इस इलाके इस फील्ड का है। उसी तरह हम तीसरे इलाके की अगर बात करें कुनाल की, कुरान ये हरियाणा में है और ये भी काफी महत्व रखता है ये इलाका भी अर्ली हड़प्पन फेज में। सो ये हरियाणा में ये इलाका है और यहाँ से हमें तीन जो अलग अलग दौर रहे हैं कल्चर के उनके हमें एविडेंस मिलते हैं कुनाल से। सबसे पहले तो जो फेज वन में हम अगर बात करें हकरा वेयर फेज, जिसमें हमें हकरा सिविलाइजेशन से संबंधित जो बर्तन मिलते हैं, उससे उसके बाद फेज टू में अर्ली हड़प्पन फेज की हमें एविडेंस मिलते हैं। और नंबर थ्री फेज में हमें मेच्योर हड़प्पन ट्रांजिशन के जो है एविडेंस मिलते हैं। सो कनाल में हमें तीन फेजेस की जो है वो एविडेंस मिलते हैं। हकरा पीरियड से संबंधित जो हमें बर्तन मिलते हैं, उसी तरह जिसे हम हकरा वेयर फेज कहते हैं, उसी तरह अर्ली हड़प्पन फेज से संबंधित हमें फेज टू जिसे कहा जाता है उसके एविडेंस मिलते हैं। उसी तरह से फेज थ्री में हमें मेच्योर जो
हड़प्पन जो ट्रांजिशन होती है इस पहले दो फेजेस की, उसके एविडेंस मिलते हैं। सो एक कंटिन्यूस कल्चरल डेवलपमेंट के हमें एविडेंस मिलते हैं। सो ये शो करता है भी ये ऑल ऑफ सडन ये नहीं बनी सिविलाइजेशन। सो ये ग्रेजुअल जो एवोल्यूशन हुई है अक्रॉस ऑल फेजेस, उसका एक एक नमूना पेश करती है, एक उदाहरण पेश करती है जो कनाल की जो साइट्स है। सो अगर इसके हम आर्किटेक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो हमें सबसे पहले तो पिट ड्विलिंग्स जो जमीन में खुदाई करके जो रहने की जो व्यवस्था है उसके एविडेंस मिलते हैं। लेटर ऑन हमें जो जमीन के ऊपर जो मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते घर हैं उसके एविडेंस मिलते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड बिर्क बिर्क जो है वो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, इस उसके एविडेंस मिलते हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर ने कैसे एक टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस कर दिया है, मतलब कि ये आपको सभी जो प्री हड़प्पन जो साइट्स हैं उनमें ये मिलेगा ये पॉइंट भी कैसे एक परमानेंट स्ट्रक्चर ने जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस कर दिया। प्लांट सेटलमेंट के सबूत मिलते हैं और स्टेबिलिटी और सोशल जो एक कम्प्लेक्सिटी है उसकी उदाहरणें हमें यहाँ से मिलती हैं। सो कुनाल से हमें जो सील्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के जो एविडेंस मिलते हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो जो सील्स की डिस्कवरी हुई है वो, ठीक है, मिट्टी की जो सील्स हैं उनकी उसी तरह से हमें जो शेल की जो सील्स मिलती हैं जो उनके एविडेंस मिलते हैं। जो इन इन सील्स के ऊपर मोहरों के ऊपर जो है ज्योमेट्री के डिज़ाइन मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे जो ये शो करते हैं कि ये किसकी ओनरशिप होगी इन सील्स के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल शो करती हैं ये सील्स। सो ये शो करती है कि ये सील्स जो एक्सचेंज और ट्रेड के पर्पस से जो है ना वो बनाई गई हैं। सो इससे हमें अगर व्यापार की एक इमरजेंस हो रही है तो उससे ये भी शो होता है कि जो समाज में भी एक हरारकी दर्जा बंदी की जो है ना वो इमरजेंस हो रही है। सो ये एक एक प्रोटो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो बड़ी सिविलाइजेशन से पहले, बड़ी सिविलाइजेशन का मतलब है जो बड़ी मिच्योर हड़प्पन फेज आएगा अगले दौर में उससे पहले। सो अर्ली जो सील्स हमें मिलती हैं, जो जो अर्लीस्ट सील्स मिलती हैं दुनिया भर में हड़प्पन हड़प्पन के संबंध में अगर बात करें तो उनमें सबसे पहली जो सील्स हमें जो मिलती हैं वो कुनाल से मिलती हैं। इससे पहले के दौर की सील्स अब हड़प्पा से जुड़ी हुई कहीं और नहीं मिलती। सो ये शो करती है कि फुल अर्बनाइजेशन से पहले भी यहाँ पर सील्स की काफी महत्व योगदान है। सो ये शहरों का जो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है उसकी एक काफ़ी बड़ी मिसाल है। सो मल्टीपल सील्स ये डिफरेंट शो करती हैं कि डिफरेंट इनके फंक्शंस, सामाजिक फंक्शंस रहते होंगे। सो इनका अगर हम तुलना करें तो उसकी हम कालीबंगन और राखी गिड़ी सो मिली जो सील्स हैं उनके साथ कर सकते हैं। सो ये भी जो जो सील्स का जो ट्रेडिशन है जो मच्योर हड़प्पन फेज में आएगा उसकी एक बुनियाद रखती है। सो जो हमें ज्वेलरी जो गहनों आभूषणों के जो बड़े बड़े भंडार हमें यहाँ से मिले हैं कुनाल से, उनमें स्पेशल जो डिस्कवरी है वो सिल्वर से जुड़े हुए आभूषणों की है। जो जो पहले जो 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 अर्लीस्ट गहने मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित वो यहाँ से मिलती हैं। सो कुनाल में ये बात याद रखने लायक है कि कुनाल से हमें सील्स का और जो ज्वेलरी से संबंधित जो हैं वो एविडेंस मिलते हैं। सो अगर हम इसकी बात करें ज्वेलरी से तो यहाँ से हमें काफ़ी गोल्ड से संबंधित जो ज्वेलरी है वो आभूषण जो हैं वो मिलते हैं। सो ये शो करती है कि काफ़ी जो प्रीशियस जो महंगे जो धातु हैं उन तक भी हड़प्पन प्री हड़प्पन जो फेज़ है, अर्ली हड़प्पन जो फेज़ है उन तक जो लोगों की वो पहुंच थी। और सिल्वर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, सिल्वर से जुड़े हुए हमें जो हैं वो जो हैं चीज़ें मिलती हैं ये शो करती हैं सिल्वर पर भी उनकी पहुंच है। उसी तरह हमें गेट बीड्स मिलते हैं जो 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 काफ़ी पॉलिश्ड होते थे, काफ़ी अच्छी तरह से उन पर कारीगरी की गई होती थी। सो इनके बारे में जो है ना अलग अलग जो जो है ना इंटरप्रिटेशन दी जा सकती हैं। ये भी कई वर्गों के द्वारा काफ़ी बड़े रूप से जो है वो जो वेल्थ है जो वो
उनके पास होती होगी। सो ये एक सामाजिक जो बनतर है, जो एक ऊंच और नीच आ रही है पैसे के संबंध में, जो एक अलीट बन रहा है उसकी एक साइंस दे रहे हैं। सो जो प्रोटो जो अलीट ग्रुप्स हैं वो कैसे बन रहे हैं अर्बनाइजेशन से पहले, वो हमें देखने को मिलते हैं। सो इनमें से बहुत सारे जो जो चीज़ें हैं वो बाहर से मंगाई जाती होंगी। सो उससे हमें, जैसे हमें लेपिस है जो यहाँ पर जो स्लाइड उसके ऊपर आ गई है। सो इसके लिए माफ़ी। सो ये जो जो महंगे जो पत्थर हैं वो अफगानिस्तान से मंगाए जाते होंगे। सो ये शो करते हैं कि इनका काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है वो ट्रेड होगा। उसी तरह हम अगर चौथे रीजन की बात करें भानावाली की, सो भानावाली जो है ना वो कंटिन्यूज जो ऑक्यूपेशन है हरियाणा में भी वो अर्ली टू मेच्योर हड़प्पन फेज को शो करती है बानावाली साइट भी। सो बानावाली जो है वो यहाँ पर भी हमें जो मिट्टी की ईंटों से बने जो प्राइमरी जो आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलती है। और जो जो कोर्टयार्ड के अराउंड जो है ना वो आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलते हैं। इससे ये शो होता है अभी ये एक कंटिन्यूटी में रहते थे, और कंटिन्यूटी में जो है वो सारी कल्चरल और मटेरियल की जो है एवोल्यूशन हो रही है। सो ये भी कुनाल की तरह यहाँ भी कोई एक ऑल ऑफ सडन कुछ सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट नहीं हो गई थी, ये एक एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के रिजल्ट में हुई थी। सो मटेरियल कल्चर की हमें बात करें अगर, तो बानावाली से हमें स्टोन ब्लेड्स मिलते हैं, कॉपर के टूल्स मिलते हैं, गोल्ड के जो हैं वो मिलते हैं, बीड्स मिलते हैं। और जो पत्थरों के जो महंगे जो महत्वपूर्ण पत्थरों से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, और क्यूबिकल शेप में जो चीज़ें मिलती हैं वो शो करती हैं कि शायद पॉसिबली उनकी जो यूजेस है वो जो भार को जो वेट को तोलने में की जाती होगी। सो यहाँ पर जो पोट्री मिलती है, जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वो कालीबंगन से काफ़ी मिलते जुलते मिलते हैं। सो ये शो करता है कि इन इन दोनों साइड्स में कहीं ना कहीं एक आपस में ट्रेड होता होगा। सो ट्रेड होने के साथ एक कल्चरल इंटरेक्शन भी अक्रॉस द रीजन होती होगी। तो बानावली के बाद में हम बात करेंगे राखीगढ़ी की। ठीक है जी, पांचवा रीजन है जिसकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो अर्ली हड़प्पन जो साइट्स है उनमें। सो राखीगढ़ी में अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट है जो अभी तक मिली है। ये गग्गर हकरा जो दरिया था उसके किनारे किनारे ये बनी हुई थी। सो इसमें भी जो हमें प्लान्ड जो सिटीज प्लान्ड जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं वो मिलती हैं। मिट्टी के बना हुआ आर्किटेक्चर हमें मिलेगा। सो ये जो साइट है जो 300 से ज़्यादा हेक्टर्स में फैली हुई है। सो ये प्री हड़प्पन पीरियड से लेकर मेच्योर हड़प्पन फेज तक लगातार यहाँ से एविडेंस हमें मिलते हैं। सो यहाँ पर भी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो खुदाई की गई है उससे हमें एविडेंस मिलते हैं। सो यहाँ से जो हमें जो डीएनए स्टडीज की गई हैं, जो यहाँ से स्केलेटल जो मनुष्य के जो जो रिमेन्स के अवशेषों पर जो डीएनए टेस्ट किए गए हैं वो काफ़ी चर्चा में रहे थे पिछले कुछ सालों में। सो यहाँ पर हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में जो हैं वो स्ट्रीट्स की डायरेक्शन के बारे में। सो यहाँ पर जो है अभी हमें ड्रेनेज का सिस्टम वेल एस्टेब्लिश्ड देखने को मिलेगा। सो ये एक महत्वपूर्ण साइट है एंशंट इंडिया को समझने के लिए। अब यहाँ से जो हमें आर्टिफैक्ट्स और जो मिट्टी के पोर्ट्री के जो एविडेंस मिलते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो हमें यहाँ से टेराकोटा में जो कार्ड्स हैं, जो एक जो पुराने समय में जो चीज़ों को एक तरफ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए जो बनाई जाती होंगी, उनके एविडेंस मिलते हैं। उनकी मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियां मिलती हैं। उसी तरह हमें पहियों के जो हैं जो व्हील्स हैं उनके हमें जो है एविडेंस मिलते हैं। उसी तरह बुल के जो बल्द के हैं वो एविडेंस मिलते हैं। उसी तरह जो हमें पोर्ट्री के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है उसके एविडेंस मिलते हैं। सो अलग अलग जो हमें जो है मिट्टी के बर्तनों पर जो किया गया काम है वो मिलता है। उसी तरह टूल्स की हमें बात करें, ब्लेड्स के हड्डियों से बने हुए जो तीखी जो चीज़ें हैं वहाँ उसके एविडेंस मिलते हैं। कॉपर के चीज़ों के एविडेंस मिलते हैं। पत्थरों
को जो माप तोल के ये यूज़ किए जाते हैं उनके एविडेंस मिलते हैं। पीसने के काम जो आते थे पत्थर उनके एविडेंस मिलते हैं। उसी तरह बॉल्स के जो मिट्टी के बने होते हैं उसके एविडेंस मिलते हैं। सो ये इन सारी चीज़ों की जो हिस्टोरियंस ने जो इंटरप्रिटेशन दी है वो यही दिखाती है कि ये शो करता है कि यहाँ पर चीज़ों चीज़ों को बनाने वाले माहर रहते होंगे, अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले जो माहर रहते होंगे। और टेक्नोलॉजी की इनोवेशन हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो है एक्सपेंशन हो रही है। और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में जिनमें कार्ड्स के जो टेरिकोटा के जो एविडेंस मिले उससे पता लगता है कि यातायात के साधनों में जो है वृद्धि हो रही थी। और रिलीजियस लाइफ के बारे में एविडेंस मिलते हैं। सो जो एक सभ्यता जैसे एडवांसमेंट में जाती है उसके तकरीबन जो जो एक चीज़ें चाहिए हैं वो उसके एविडेंस मिलते हैं। और पालतू पशुओं को कैसे रखा जाता है उसके एविडेंस भी मिलते हैं हमें यहाँ से। लार्ज क्वांटिटीज में जो है एनिमल्स की जो हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। और डोमेस्टिकेटेड कैटल्स हैं जो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉमन है। और इसके अलावा कैटल्स के अलावा शीप गोट और बफेलो इनके एविडेंस हैं। और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है वो खेती बाड़ी और पशु पालना जो है वो इकोनॉमी में एक साथ काम करते थे लोग। वही जो लोग खेती करते थे वही पशुओं को पालने का काम करते थे। ये हमें शो होता है कि राखी गढ़ी की इकोनॉमी में। सो जो है पशु हैं वो फूड सप्लाई में अहम योगदान डालते थे। और एनिमल जो हैं वो ट्रांसपोर्ट और खेत की जुताई में जो है वो अहम योगदान डालते थे। और यहाँ से हमें जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती थी कैटल्स की उसके एविडेंस भी मिलते हैं। जीबो नाम का जो हम कैटल है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। उसी तरह हमें जो पशुओं के जो अलावा जो हमें और भी एविडेंस जो मिलते हैं वे भी जो एनिमल्स हैं वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे। ठीक है, जो रिचुअल्स होते हैं उन उनमें। और ये शो करता है कि जो एनिमल हस्बेंड्री भी इकोनॉमी में कैसे एक डिपेंडेंसी सी एक दूसरे के ऊपर फार्मिंग और पशु चराने में। सो जो एग्रो पेस्टरल जो फाउंडेशन है जो पशु पालना और खेती करना वो जो बुनियाद है वो ही आगे जाकर बड़े शहर में जो फूड की सप्लाई का जो सिस्टम है उसकी एक बुनियाद रखी जाती थी। उसके हमें एविडेंस मिलते हैं राखी गिड़ी से। सो उसके बाद अगर हम बात करें भी डेली लाइफ की जो हमें एविडेंस मिलते हैं राखी गढ़ी के। सो इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो जो एविडेंस हमें मिलता है वो है कि वहां से हमें बच्चों के खेलने वाले जो पत्थर हैं छोटे छोटे उसके कोई एविडेंस मिलते हैं जो ये शो लगता है कि वो चिल्ड्रन बच्चे जो गेम को खेलते खेलते थे उसका कोई एविडेंस है। सो ये हमें जो रिक्रिएशनल और डेली लाइफ के जो एविडेंस मिलते हैं राखी गढ़ी से ये शो करते हैं कि जो सामाजिक एक दूसरे के साथ रहना वो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उससे भी ज़्यादा है। कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ रहती थी। सो वो जो फ्री टाइम होता था उसमें मतलब कि वो अलग अलग चीज़ें करते थे। सो ये होता मतलब कि भी जो पत्थर हैं वो प्लेइंग जो स्टोन्स हैं वो शो शो करते हैं भी वहाँ पर कुछ रूल्स होते थे जो सामाजिक जो बनतर होती थी उसको ये शो करते हैं। सो ये हमें जो है वो इंसाइट देते हैं जो इकोनॉमिक्स लाइफ के आगे भी जो उनकी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में। सो ये कल्चरल लाइफ के बारे में बताते हैं भी ये नहीं है भी सिर्फ वहाँ पर सर्वाइवल की बात है। सो काफ़ी अच्छी इकोनॉमी होगी तभी वो ऐसी चीज़ों में भी वक्त निकाल लेते थे। सो ये जो सभी एविडेंस मिले हैं रिक्रिएशनल ऑब्जेक्ट्स के वो हमें बेहराना में भी मिलते हैं जैसे मार्बल और टॉयज के संबंध में। सो ये हमें एक समाज के बारे में जो उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसका एक महत्वपूर्ण एविडेंस देता है राखी गढ़ी की जो साइट है। उसके अलावा जो हम बात करेंगे बेहराना की। सो ये ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट है जिस पे लगातार एक कल्चर की डेवलपमेंट
हुई है। और इस ये भी हमें हमारे हरियाणा प्रदेश से जो है वो मिलती है, ये साइट की लोकेशन। सो यहाँ पर हकरा वेयर कल्चर से लेकर जो पहले 3 फेजेस हैं, उन तीनों के हमें जो है एविडेंस मिलते हैं। सो ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन की बात करती है। सो ये इसका मैंने जैसे पहले भी कहा भी, ये ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड हड़प्पन साइट अभी तक जो मिली है, जो हड़प्पन साइट, उनमें सबसे ज्यादा ये पुरानी साइट है। ये 7500 BC तक का ये इसका टाइम पीरियड चला जाता है। सो अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें, तो यहाँ पर भी जो है मिट्टी की ईंटों से बनी हुई कंस्ट्रक्शन आपको सारी साइट्स में मिलेंगी। मल्टीपल घर रूम्स मिलेंगे हर घर में, ठीक है। कोर्टयार्ड्स मिलेंगे जो फैमिली फंक्शंस के लिए जो है परिवारों के द्वारा यूज किए जाते हैं, चूल्हा मिलेंगे, ठीक है। और प्लान्ड जो हमें डोमेस्टिक एक लाइफ देखने को मिलेगी। सो ये हमें जो भी पीछे हमने जो पढ़ी है साइट्स में जो डेली लाइफ के बारे में, वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हमें यहाँ पर कालीबंगन में जो जैसे बर्तन बनते थे वैसे भी मिलेंगे, जो रेड और पिंक पेंटेड जो वेयर होते थे, बर्तन होते थे, वो उसके एविडेंस मिलेंगे उस कलर के। उसी तरह ब्लैक पेंटेड डेकोरेशन की होगी उन बर्तनों पर ब्लैक कलर से, वो भी मिलेंगी। सो जो डिज़ाइन है वो भी कालीबंगन से रिलेटेड मिलेंगे। सो इसका मतलब है जो बेहराना है उसका कालीबंगन के साथ एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर हमें दो दो कलर यूज किए गए हैं डेकोरेशन के लिए। बाइक्रोम जो वेयर हैं वो है ना, उसके हमें एविडेंस मिलेंगे। सो ये भी शो होता है, इससे दिखता है कि ये अपने आप में एक जो एक लोकल जो एक इनोवेशन होती है बर्तनों के बनाने में, उनको डिज़ाइन करने में, वो भी हमें यहाँ से मिलती है। सो ये सोशल जो लोकल आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है उसका एक एक नमूना है। सो ये यूनिक है अपने आप में। ये जो जो दो कलर्स को यूज़ करना एक मिट्टी के बर्तन में डिज़ाइन करने के लिए, वो बहुत कम है। सो ये हमें बेहराना से मिलता है। सो उसके अलावा हमें और भी कई तरह के जो हैं वो पोट्री को जो डिज़ाइन करने के जो हैं जो हैं वो हमें पैटर्न देखने को मिलता है, जिसे आप पढ़ सकते हो स्लाइड से। तो यहाँ से हमें जो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो होती है, जो जो चीज़ों की जो पैदावार होती है बेहराना में, उसमें अगर हम बात करें तो हमें कॉपर के बने हुए जो तीरों के आगे जो उनके जो हेड्स होते हैं, जो नुकीली चीज जगह होती है वो कॉपर से बनती थी। हमें ये ऐसे हमें एविडेंस मिलते हैं। सो यहाँ पर जो पैदावार होती है कॉपर से, उसके एविडेंस मिलते हैं। उसी तरह कॉपर्स की बनी हुई रिंग्स मिलती हैं, ठीक है। बैंगल्स मिलती हैं जो शेल और कॉपर से बनी होती थी। उसी तरह से हमें बीड्स जो मोती होते हैं वो मिलते हैं, जो मे बी ये जो मोती हैं वो महंगे पत्थरों से बनाए जाते हैं जो गुजरात से लाए जाते होंगे। उसी तरह हमें जैस्पर बीड्स मिलते हैं, ठीक है। जो जो गुजरात से वो कार्लियन बीड्स से, और जैस्पर बीड्स हैं जो जो लोकल सोर्स से बनाए जाते होंगे। उसी तरह सिटिएट बीड्स हमें मिलते हैं, ठीक है। और शेल ऑर्नामेंट्स मिलते हैं जो समुद्र के कोस्टल रीजन से हमें मंगाए जाते होंगे, वहाँ से मंगवाकर इनसे चीज़ें बनाई जाती होंगी। उसी तरह से हमें जो बैंगल्स के बारे में भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। अभी उसमें जो एक ग्लेज्ड कंपोज्ड मटेरियल है, वो काफ़ी एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उस समय की थी जो बैंगल्स बनाने में यूज़ हुई की जाती थी। उसके एविडेंस भी हमें बेहराना से मिलते हैं। तो अगर हम बेहराना में टॉय गेम्स और डेली लाइफ की बात करें तो टेराकोटा मार्बल्स, ठीक है। सो उसके एविडेंस मिलते हैं। उस तरह बुल की जो मूर्ति है उस वो हमें मिलती है, जो कि एक अर्ली हड़प्पन साइट्स में एक कॉमन फीचर्स है जो बेहराना में भी मिलता है। उसी तरह पहियों का जो व्हील्स हैं टेराकोटा के बने हुए मिट्टी के, वो मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह हमें वो पेंडेंट्स मिलते हैं जो डेकोरेटिव और पॉसिबली रिचुअल्स के लिए यूज़ किए जाते होंगे, वो मिलते हैं। उसी तरह गेमिंग के हमें संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। उसी तरह हड्डियों के बोन आर्टिफैक्ट्स हमें जो मिलते हैं। सो जो मार्बल है वो तो शो करता है अभी वो जो बच्चे जो खेल खेलते हैं शायद उन उसके लिए यूज़ किए जाते हैं।
उसी तरह जो बुल की जो हमें फिगर मिलती है वो शो करती है कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए होगा। उसी तरह ये भी जो टेराकोटा व्हील्स है ये भी गेम के पर्पस से होगा। उसी तरह पेंडेंट्स जो हैं वो पर्सनल जो एक्सप्रेशन और बिलीफ है उसकी एक एक नुमाइश है। उसी तरह डेली लाइफ गेमिंग पीसेस हैं वो डेली लाइफ को शो करती हैं। सो अलग अलग जो जो टॉयज जो मिट्टी के जो छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं वो हमें इनकी डेली लाइफ गेम्स के बारे में बताती हैं। और अगर हम अपने अगले नेक्स्ट रीजन की बात करें तो गुजरात से जो हमें अर्ली हड़प्पन जो साइट्स हैं वो कैसी हैं, उनसे कैसे ये कनेक्शन बनता है उसको अब हम देखेंगे। सो गुजरात से मिलने वाली जो साइट्स हैं वो उसमें पदरी जो एक कोस्टल एरिया है हड़प्पन साइट्स का, अर्ली हड़प्पन साइट्स का, वो हमें मिलता है। उस तरह कुंतासी जो ट्रेड और क्राफ्ट का एक सेंटर है, उसी तरह ढोलावीरा जो एक आइलैंड है रन ऑफ कच्छ में, वो हमें देखने को मिलता है। सो ये जो साइट्स हैं ये जो सिंध दरिया है उससे काफ़ी दूर हैं। ठीक है। सो जो ये शो करता है कि ये कल्चर बहुत वाइडर इलाके में फैला हुआ था। सो ये जो गुजरात का जो कोस्टल रीजन है ये बहुत सारे इलाकों को जो समुद्र और समुद्र के जरिए होने वाले व्यापार से चीज़ें पहुंचाता था और लेने और देने का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का काम करता होगा। सो अगर हम ढोलावीरा की बात करें तो ढोलावीरा में हमें एक पत्थरों की एक बड़ी फोर्टिफिकेशन देखने को मिलेगी। सो ये अपने आप में अर्ली हड़प्पन पीरियड की एक यूनिक जो एग्जांपल है। उसी तरह से स्टैंडर्डाइज्ड जो मिट्टी की ईंटें हैं वो हमें यहाँ से देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर हमें एक स्टोन मैसनरी स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि एक ऐसी जो साइट्स है इन पर काफ़ी कम देखने को मिलता है। ठीक है, आइलैंड पर। सो उसके अलावा हमें ये नहीं समझ अभी तक यूज में एग्जैक्ट आ सका भी इतने बड़े जो पत्थरों का जो स्ट्रक्चर है इसकी यूजेस किस तरह की होती है। कुछ इसको सोचते थे कि शायद इसको डैम के पर्पज से यूज किया जाता होगा। सो अभी तक इसको हमें पूरी तरह से इंटरप्रेट करने में अलग अलग जो विचार हैं वो सामने आ रहे हैं। सो डोलावीरा से जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उनमें हमें कॉपर से बने हुए चीज़ें, पत्थरों से बनी चीज़ें, पत्थरों के ब्लेड, पत्थरों के बने जो होती हैं बीड्स हैं वो मिलती हैं। सो ये सभी चीज़ें शो करती हैं क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में। उसी तरह जो शेल शेल से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो हमें शो करती हैं कि ये अरेबियन सी से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती थी समुद्र से। उसी तरह हमें जो है वो जार्स मिलते हैं जो फिल्ट्रेशन और स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते होंगे। उसी तरह हमें पोट्री जो है डिश ऑन स्टैंड। ठीक है, ये एक डिस्टिंक्ट एक अलग फीचर्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो हमें डोलावीरा से मिलता है। सो इनका जो सिग्निफिकेंस है डोलावीरा का वो यही है कि ये क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन जो समुद्री जो कनेक्शन है अरबियन सी से वो शो होते हैं। और ये शो होता है कि जो पत्थरों का जो आर्किटेक्चर है ये अपने आप में एक यूनिकनेस है प्री हड़प्पन पीरियड में। सो अर्ली जो ढोलावीरा है उसे हम मिच्योर और कंटिन्यूटी में देख सकते हैं जो आगे के समय में वो आएगा। सो अगर हम बात करें इन सारी डिस्कशन के साथ जो हमने अभी किया है कि एक तो हमें ये पता लगता है कि एक इंटीग्रेशन हो रही है कल्चर की। कल्चर जो अलग अलग जो कल्चर्स हैं जैसे हमने अलग अलग एरियाज को देखा, इलाकों को देखा है। सो एक कॉमन एक हड़प्पन पहचान है ना वो डेवलप हो रही है। वो चाहे हमें पोर्ट्री जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें जो काम किया जाता है, उनमें जो ऊपर जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे कि वो तकरीबन तकरीबन एक तरह से सेम सेम सी हैं। उसी तरह से हमें जो स्टैंडर्डाइज्ड जो सिस्टम मिलता है वो सिंध से लेकर गुजरात से लेकर हरियाणा तक वो सेम मिलता है। उसी तरह हमें जो रिलीजियस सिंबल मिलते हैं, ठीक है, वो भी सेम सेम मिलते हैं। उसी तरह हमें जो क्राफ्ट बनाने की जो टेक्निक्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को चाहे बीड्स को बनाने की हो, शेल पर काम करने की हो, कॉपर के ऊपर काम करने की हो, वो मेथड सेम है। उसी तरह हमें सिमिलर सेटलमेंट प्लानिंग देखने को मिलेगी। चाहे वो उसमें हम देख सकते हैं कि एक किला होगा और दूसरी तरफ आम लोग रहते होंगे। उसी तरह हमें प्रशासन से संबंधित जो हैं वो सिंबल्स देखने को मिलेंगे।
सो उनमें हम सील्स को देख सकते हैं, जो मार्क्स हैं उसको देख सकते हैं, जो वेट के जो जो हमें जो अवशेष मिले उनसे हम देख सकते हैं। सो इससे ये भी शो होता है कि जो एक व्यापार का जो है ना, एक पूरा एक एक्सपेंशन हो रहा है अभी। एक एक जगह से कच्चा माल लिया जाता था और दूसरी जगह पर उसको फिनिश करके एक अच्छी चीजें बनाकर उसको दूर के इलाकों में जो है व्यापार के लिए भी भेजा जाता था। तो एक ट्रेड नेटवर्क्स की जो हमें जो है उदाहरण मिलती है। सो ये सब कुछ ये शो करता है कि जो अर्ली हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसका कैसे अर्बनाइजेशन की तरफ जो है वो एक कदम बढ़ाए। सो उसमें 5 इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स मिलेंगे। वो यही है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई, कि जिससे फूड की जो पैदावार बढ़ी, उससे जो नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन है, जो खेती बाड़ी नहीं करती हैं, उनको काम करने में मदद मिली भी। उनको फूड की चिंता नहीं थी, वो फूड जो है वो एग्रीकल्चर का काम करने वाला व्यक्ति पैदा करेगा। सो इससे वो मनुष्य जो है वो दूसरी एक्टिविटीज पर भी ध्यान लगा सकता था। उसके अलावा क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, प्रोफेशनल आर्टिजन्स जो हैं वो अमर्ज हुए, जो अपने अपने काम में जो थे वो माहर थे, जिनको अपने काम का पता था। सो इससे क्या हुआ, जो वो चीजें पैदा करते थे उससे क्या हुआ, ट्रेड की एक्सपेंशन हुई। ट्रेड व्यापार जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया तक फैला। तो आप एक कंटिन्यू, सबसे पहले एग्रीकल्चर ग्रोथ, फिर क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन, फिर ट्रेड में जो है वो एक्सपेंशन हो रही है व्यापार में जो। और उससे क्या होगा, ट्रेड में अगर एक्सपेंशन है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक अच्छा प्रशासनिक सिस्टम चाहिए। उसके लिए सील्स, सिंबल्स, वेट्स की मेजरमेंट से रिलेटेड जो है वो कंट्रोल और उसको जो रिकॉर्ड करना, वो सारा सिस्टम एक डेवलप हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे ये शो हो रहा है कि एक प्लानिंग के तहत वो सारी सेटलमेंट वो की जाती थी। कि उसके लिए सुरक्षा के लिए एक किलेबंदी चाहिए, ऑर्गेनाइज स्ट्रीट्स चाहिए, और अलग अलग कामों को करने के लिए जोन्स बनाए जाते थे। वो जोन्स आगे जाकर बड़े शहरों में तब्दील होने लगे। सो ये 5 फैक्टर हैं जिन्होंने अर्बनाइजेशन की तरफ जो है वो कदम बढ़ाया था, अर्ली हड़प्पन फेज से मेच्योर हड़प्पन फेज की तरफ। सो अर्ली हड़प्पन फेज की जो इंपॉर्टेंस है वो हम इस पूरे आप डिस्कशन से आप देख सकते हो कि उसने उसकी जो 7 जो इंपॉर्टेंस हैं जो हिस्टोरिकल, वो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। वो क्या है कि एक तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट, ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर, मेटल पर काम करना, धातु पर काम करना, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक है। ठीक है। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन था। ठीक है। जो जो शो करता था कि वो साइंस की लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो रही है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो ओनरशिप, कंट्रोल और एक्सचेंज को जो है रेगुलेट करता था। सो अब हम इस लेक्चर से जो की टेक अवेज हैं, जो हमारी कंक्लूजन की, वो ले सकते हैं कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है वो चोलिस्तान से लेकर गुजरात के इलाकों तक फैला हुआ था। और ये एक रीजनल कल्चर था जो आपस में भी इंटरेक्शन करता था, कई सदियों से करता आ रहा था। एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट्स ने इस कल्चर को बहुत बड़े पद्धर पर, बहुत बड़े लेवल पर जो है वो बढ़ाया था। सो स्टैंडर्डाइजेशन और प्लानिंग जो है वो कॉमन हो गई थी, इतनी दूर दूर जो फैली हुई साइट्स में भी उनमें एक जैसी ही चीजें, एक जैसी ही प्लानिंग की जाती। सो ये जो डेवलपमेंट थी, इन्होंने ही मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन को जन्म दिया, जो 2600 बीसी के आसपास जो है वो पैदा होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।